हाँ, तो बात करते हैं आगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य में मैंने बता दिया, लेकिन इसमें मूर्तियां रह गई थी। मूर्तियों की अगर बात करें तो मूर्तियों के निर्माण की भी आप देखोगे दो शैली प्रचलित हैं। जैसे एक देखोगे गांधार कला, गांधार कला, और दूसरा तुम देखोगे मथुरा कला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मथुरा कला और गांधार कला। पहले बात करें मथुरा कला की, तो एक तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मथुरा कला में जो मूर्तियां बनाई जाती है वो किस पत्थर पर बनाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि इसमें लाल पत्थरों का यूज किया जाता है। दूसरा तुम देखोगे कि मथुरा कला में लाल पत्थरों का यूज किया जाता है, इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी, ठीक, और महावीर स्वामी की मूर्तियां बनी, ठीक। बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियां मथुरा कला के मतलब मथुरा कला में ही बनाई गई थी, और लाल पत्थरों का इसमें यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं मथुरा कला। लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ी कौन सी हो जाती है, गांधार कला, क्योंकि इसका चरमोत्कर्ष काल गांधार कला का ये कनिष्क के शासन काल में, या फिर कह सकते हो कुषाण वंश के अंदर ये मतलब की फली फूली ज्यादातर। और जो कुषाण वंश है इसमें भी तुम देखोगे इसमें काले पत्थर का यूज किया गया। इस मूर्ति कला में काले पत्थर का यूज किया गया, और काले पत्थर में तुम देखोगे इसमें अधिकतर जो मूर्तियां बनी हैं बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं, और बुद्ध की मूर्तियों में काले पत्थर का यूज किया गया और इसमें जोड़ा बनाया गया। जिस मूर्ति में भी बुद्ध के जोड़ा बनाया जाता है, पीछे जोड़ा जो बना होता है, वो जोड़ा गांधार कला मूर्ति निर्माण की जो शैली होती है उसी से संबंधित होता है। इसमें काले पत्थर का यूज किया जाता है और जोड़ा भी इसमें एक अहम भूमिका में रहता है। तो कनिष्क और कुषाण काल में गांधार कला फली फूली। आगे चलकर हम जितने शासक आएंगे, कहां कहां मूर्तियां बनाई गई, कौन सी प्राचीन थी, कौन सी उसके बाद मिली, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इनके आधारों पर भी तुम जान सकते हो इतिहास को। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में स्मारक, भवन, मूर्तियां, ये तीनों मैंने आपको बताई हैं। आगे मैं बात करता हूं विदेशी साक्ष्य की। और विदेशी साक्ष्य विदेशी साक्ष्यों में विदेशी साक्ष्यों में भी तीन चीजें आती हैं। तीन चीजों का हम रखते हैं। जैसे पहला, इसके अंदर यूनानी शासक यानी यूनानी यात्री जो भारत में आए। दूसरे अरबी यात्री या तीसरे चीनी यात्री। तो इनके बारे में हम बात करेंगे और पूरा विदेशी साक्ष्य समाप्त हो जाएगा। तो विदेशी साक्ष्यों के आधार पर भी हम इतिहास को जान सकते हैं। तो बात करूं मैं यूनानी की, तो यूनानियों में तीन हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। उसमें पहला, अगर आप देखोगे इसमें, अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें मैगस्थनीज आ जाता है। मैगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, कितनी बार क्वेश्चन आया इससे, आगे भी एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अध्ययन तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक। तो अच्छे से करें अध्ययन। मैगस्थनी। दूसरे तुम देखोगे पिलनी। तीसरे तुम देखोगे टॉलमी क्लाउड्स। तो ये टॉलमी क्लाउड्स, तो इन तीनों ये यूनानी है, तो यूनानियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यूनानी यात्रियों में मैगस्थनीज की अगर मैं बात करूं, तो मैगस्थनीज में पहला पॉइंट कि भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत, मैं पहले भी बता चुका हूं, पहला विदेशी राजदूत। अभी तक भारत में कोई विदेशी राजदूत नहीं आया था। ये किसने भेजा था, तो ये बताना है कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने भारत में विदेशी राजदूत भेजा था, और जिस समय भेजा था उस समय भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था।
तो इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, मैंने कहा जब भेजा तो चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा था। और मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं। इंडिका पुस्तक लिखी और इंडिका पुस्तक में इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी, यानी विदेशी आए और भारत में उन्होंने भारत के बारे में लिखा और भारत की जानकारी दी। ठीक, तो इन विदेशियों से भी भारत के इतिहास का पता चलता है इनकी किताबों के द्वारा भी। तो मैगस्थनीज को आपको याद रखना है, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उसके बाद आते हैं पिलनी साहब। पिलनी साहब जो हैं वो 1st सेंचुरी एडी में है, 1st सेंचुरी एडी। कुषाण वंश का शासक, मतलब कुषाण वंश का शासन चल रहा है, कनिक शासक है। और पिलनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरी का ये बुक है इनकी। और इन्होंने इस बुक में भारत को सोने की चिड़िया कहा, सोने की चिड़िया कहा। आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, किसने कहा? पिलनी ने कहा। किस पुस्तक में कहा? नेचुरल हिस्टोरिका बुक में भारत को सोने की चिड़िया कहा। तो मैगस्थनीज विदेशी राजदूत, ये तुम्हें याद रखने हैं। पिलनी नेचुरल हिस्टोरिका जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। टॉलमी क्लाउड्स, बात करें टॉलमी क्लाउड्स की, ये 140 एडी की बात है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का नाम से ही पता चलता है इन्होंने इसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य को बताया, भारत की भौगोलिक परिदृश्य के बाद की टॉलमी क्लाउड्स ने ज्योग्राफी का। तो यूनानी यात्रियों में 3 मैगस्थनीज, पिलनी और टॉलमी क्लाउड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं अरबी यात्रियों की। ठीक, इसे रफ करता हूं। तो यूनानी यात्री आपको समझ में आए। यूनानी यात्रियों में मैगस्थनीज, पिलनी और टॉलमी क्लाउड्स आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अरबी यात्री। अरबी यात्रियों में भी जैसे पहले का नाम है अरबी यात्रियों में अल बरूनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अल बरूनी। थोड़ी सी मेहनत कर जाओ, पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार तुम्हारे हो जाएगी। अल बरूनी। दूसरा तुम देखोगे इब्न बतूता। ये दो तुम्हें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता। अगर मैं अल बरूनी की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये किस देश से थे। तो आपको बताना है कि एक देश था उस समय का, खीवा या ख्वारिज्म। तो ये खीवा या ख्वारिज्म से आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक और पॉइंट है इसका कि ये जब भारत आए उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय भारत का शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर शासन कर रहा था। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे। दूसरा अगर मैं पॉइंट बताऊं महमूद गजनवी से, तो सॉरी अल बरूनी से, तो इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम अल बरूनी का अबू रिहान था। अबू रिहान कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है कि अबू रिहान नाम, मतलब अबू रिहान नाम किसका है, तो तुम्हें बताना है अल बरूनी का। और इससे भी इंपॉर्टेंट है इनकी बुक, किताब। इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, या किताब यानी कि हिंद की किताब,
या इसको बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद या हिंद का इतिहास, ये किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। ठीक, और इसमें इसने इतिहास लिखा भारत का। महमूद गजनवी के समय भारत का परिदृश्य कैसा था, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, इस किताब के अंतर्गत बताया गया। और इसके अनुवाद भी हुए, इसके अनुवाद भी हुए, अनुवाद भाषाओं में हुए। जैसे इसका संस्कृत अनुवाद किसने किया? तो संस्कृत अनुवाद किताबुल हिंद का रजनीकांत शर्मा, रजनीकांत शर्मा ने किया किताबुल हिंद का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? अल बरूनी की। तो रजनीकांत शर्मा ने किया। और उसके बाद तुम देखोगे अंग्रेजी अनुवाद इसका किसने किया? अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया। एडवर्ड सांची के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किताबुल हिंद का किया गया। तो संस्कृत और अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। एक इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि भारत में वो पहला मुस्लिम कौन है? पहला मुस्लिम जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन, जो पुराणों का अध्ययन किया है वो किसने किया है? तो तुम्हें बताना है कि अल बरूनी। तो अरबी यात्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो वो कौन है? ये अल बरूनी है, जो खीवा देश से आया था महमूद गजनवी के समय। मूल नाम अबू रिहान, किताब का नाम किताबुल हिंद। संस्कृत में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा और अंग्रेजी में एडवर्ड सांची ने किया। और अल बरूनी जो था उसने उसने पुराणों का अध्ययन किया और ये पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया है। उसके बाद आता है इब्न बतूता। ये अल बरूनी आपको याद रखना है, नोट्स बनाते रहे। इब्न बतूता में सबसे पहली बात कि ये किस देश से आया था? इब्न बतूता किस देश का था? तो तुम्हें बताना है ये मोरक्को का था। और राजधानी मोरक्को की क्या है? रबात है। अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है? रबात है। और इसी मोरक्को से ये आया था। कब आया था? तो तुम्हें बताना है कि 1333 एडी में ये आया था। और इसकी इब्न बतूता की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है रिहेला। रिहेला या फिर रेहला, किताबुल रेहला या फिर रेहला नामक पुस्तक है, जिसमें इसने भारत, उस समय की भारत में जो भी स्थिति थी उस स्थिति को दर्शाया। लेकिन रेहला पुस्तक में सबसे ज्यादा भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। डाक व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि इनकी पुस्तक रेहला में डाक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और ये किस शासक के समय आया था? तो तुम्हें बताना है कि एमबीटी, उस समय भारत के शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से 1333 एडी में इब्न बतूता आया और उसकी पुस्तक रेहला, जिसमें उसने डाक व्यवस्था का वर्णन किया। और साथ ही उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलाए थे सोने के, उन सोने के सिक्कों को इसने दिनार कहा। तो सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? तो तुम्हें बताना है कि रेहला पुस्तक में दिनार कहा गया था। तो अरबी यात्रियों में दो व्यक्ति आपको याद रखने हैं, अल बरूनी और इब्न बतूता। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये बता चुका हूं। ठीक, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मैटर को निकाल रहा हूं, जहां जहां से है क्वेश्चन उसके पढ़ रहा हूं। ठीक, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें पढ़ने में। आगे चलते मैंने यूनानी यात्री बताए, अरबी यात्री बताए और चीनी यात्री बताए। तो इतिहास का अध्ययन तुम करना चाहते हो तो इतिहास के अध्ययन करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा सा त्याग करके ही किसी चीज को पाया जा सकता है। तो तुम त्याग करो, समय इसको दो, और जो चीज है उनको छोड़ो।
छोड़ने के बाद ही, त्याग करने के बाद ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक, तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें। बात करते हैं चीनी यात्री की, और चीनी यात्रियों से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बात करें अगर चीनी यात्रियों की, तो चीनी यात्रियों में भी 3 व्यक्ति, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि चीनी यात्रियों में वो 3 कैसे पढ़ने हैं। 3 लोग वो कौन थे, आपको याद रखना है। एफ माने होता है फादर, और सब जानते हैं फादर क्या होता है, ही होता है। ही मतलब अगर वो मतलब फीमेल है, मतलब फादर, अगर मान लीजिए कोई फीमेल माता है तो वो सी होगी, और फादर है तो वो ही होगा। तो फादर क्या है, ही होता है, ही। तो मैंने बताया कि 3 चीनी यात्री है, तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम देखोगे फाइयान, पहले चीनी यात्री का नाम क्या था, फाइयान। दूसरे चीनी यात्री का नाम है हेनसांग, और तीसरे चीनी यात्री का नाम है इत्सिंग। तो ध्यान देने वाली बात, फाइयान सबसे पहला कि ये कब आया, फाइयान भारत कब आया, तो तुम्हें याद रखना है कि ये 5 सेंचुरी एडी में आया। और उस समय जब ये भारत आया तो उस समय शासक कौन था, तो तुम्हें बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहे जाते थे, और गुप्त वंशों के सबसे प्रतापी शासकों में इनकी गिनती होती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही 5 सेंचुरी एडी के अंदर फाइयान आया था। इनकी किताब, फाइयान की किताब, अगर फाइयान की किताब तुम देखोगे, इसकी किताब का नाम है फो क्यों की, ये फाइयान की किताब है। इस समय इन्होंने बौद्ध धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और बौद्ध धर्म का विवरण इस पुस्तक में दिया। स्थिति को बताया उस समय की बौद्ध धर्म की स्थिति कैसी है। तो इनकी पुस्तक क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया 5 सेंचुरी एडी, यानी 500 एडी के आसपास ये भारत में, 400 से लेके 500 के बीच में आया, इसीलिए मैं 5 सेंचुरी एडी से कह रहा हूं। तो ये आपको याद रखना है। हेनसांग की मैं बात करूं, हेनसांग भारत आया 629 एडी में, और उस समय जो शासक था, उस शासक का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू राजा था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया, तो तुम्हें बताना है कौन चीनी यात्री आया, तो हेनसांग आया, और लगभग 16 वर्षों तक रहा। लगभग 16 वर्षों तक उसने भारत की यात्रा की। उसके बाद अगर तुम देखोगे, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की पुस्तक में भी तुम देखोगे हर्षवर्धन यानी तत्कालीन स्थिति को बताता है। यानी तत्कालीन का मतलब है जब हेनसांग भारत आया, तो हेनसांग जब भारत आया उस समय भारत की स्थिति क्या थी, तो वो तत्कालीन स्थिति इसने सीयू की पुस्तक में दर्शाई है, जो कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये तुम्हें याद रखना है कि किसके शासनकाल में कब कौन सी इनकी पुस्तक है और क्या क्या इसमें विवरण दिया है। अब बात करें इत्सिंग की, जो इत्सिंग चीनी यात्री था, 7 सेंचुरी एडी के आसपास भारत में आया था। उस समय शासक का नाम है देवपाल, और इसने तुम देखोगे 2 जगह रहकर अध्ययन किया, एक नालंदा विश्वविद्यालय में और एक तुम देखोगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो 7 सेंचुरी एडी देवपाल, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने अध्ययन किया, जहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो देवपाल आया, मतलब देवपाल के समय इत्सिंग आया, हर्षवर्धन के समय हेनसांग आया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाइयान आया। तो ये 3 चीनी यात्री आपको याद रखने थे। मैंने तुम्हें इसके माध्यम से, यानी कि एक चैप्टर था ऐतिहासिक स्रोत,
ऐतिहासिक स्रोत में मैंने तुम्हें बताया कि ऐतिहासिक स्रोत को हमने 3 पार्टों में ये बांटा है। पहला पार्ट मैंने बताया साहित्यिक साक्ष्य है, दूसरा पार्ट पुरातात्विक साक्ष्य है और तीसरा विदेशी वृत्तांत या विदेशी साक्ष्य है। यानी साहित्यिक साक्ष्यों में भी मैंने कहा कि ये 3 भाग, 2 भागों में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर इसे बांट सकते हैं। तो पुरा धार्मिक तुम देखोगे, साहित्यिक साक्ष्य मैंने पढ़ाए, पुरातात्विक साक्ष्य मैंने तुम्हें बताए, उसके बाद मैंने विदेशी वृत्तांत आपको बताए, जिसमें मैंने विदेशी वृत्तांत में फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग के बारे में बात की थी। और इससे पहले अरबी और यूनानी यात्रियों की बात की थी, जिसमें अल-बरूनी और देखोगे इब्न बतूता था। ठीक, आज के लिए ही तुम देखोगे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी होगा। एक तरीके से अभी तक केवल हम ये जान रहे थे कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, लेकिन आगे चलकर हम एक नए चैप्टर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक तरीके से पहला ही चैप्टर है। हम एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में कभी भी ये पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार पढ़ो, लास्ट बार पढ़ो, बाकी इतनी क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो कि आपको कोई नई चीज अपने नोट्स में ऐड करनी हो तो तुम कर सको। किस तरीके से हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें तुम सीख लो। ठीक, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो नई होती उसको हम ऐड करते हैं। ठीक, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें, और जो लोग मतलब जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अगर आगे देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।